एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, जो हमारी अर्थशास्त्र की सेकंड बुक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी लेसन हैं, उन प्रत्येक लेसन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सभी पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज से हम ये कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट लेसन है उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 9 क्वेश्चन है। यदि आप इन 9 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है गाइड के अंदर कम से कम 84-85 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल इस लेसन के, और इसका जो लेसन है बुक के अंदर बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है। तो मैंने ओनली फॉर इस लेसन के 9 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। अगर आपने 9 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर इन 9 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि आर्थिक एजेंट क्या होता है। तो आर्थिक एजेंट वह होता है जो निर्णय लेने में सक्षम होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी संस्था जो डिसीजन लेने में सक्षम है उसे हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ। किन्स की, प्रोफेसर किन्स है, इनकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है। आपको पता ही है कि द जनरल थ्योरी हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निवेश व्यय क्या होता है। यानी जब अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के उद्देश्य से जो हम निवेश करते हैं, जो हम व्यय करते हैं, उसे हम निवेश व्यय कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयात व निर्यात क्या होता है। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चों को आता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आयात, जब एक देश वस्तु व सेवाओं को अन्य देशों से क्रय करता है उसे हम आयात कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई देश अन्य देशों को वस्तु व सेवाओं का निर्यात करता है, मीन्स की विक्रय करता है, उसे हम कहते हैं निर्यात। तो मैं रसगुल्लों में फिर से कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स को गाइड से पढ़ना ही मत, क्योंकि गाइड के अंदर ऐसी चीजें दे रखी है जो हमारे एनसीईआरटी बुक का जो लेसन है उससे मिलता जुलता ही नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है जो गाइड के अंदर है, वो हमें कंफ्यूज करेगी। इसलिए मेरी राय एक ही है, आप नोट्स पढ़ो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बुक का यूज कीजिए, और अगर बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप गाइड के सारे क्वेश्चन मत पढ़ना। जो भी क्वेश्चन हमारे लेसन से जुड़े हुए हैं उनको ही स्टडी करना है, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि गाइड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है। एक ही बात है, इकोनॉमिक्स को रटना नहीं है, समझना है। ये बात हमेशा आप याद रखना। तो आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब देखो, अगर आप गाइड में जाके देखोगे तो इससे जुड़े हुए कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको करना ही क्या है, इसकी अच्छे से परिभाषा, इसका अर्थ समझ जाओ, आपको गाइड के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं का, यानी जब अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सूक्ष्म। तभी तो कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक क्रिया है उनकी व्यक्तिगत इकाई को अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, मीन्स की डिमांड और सप्लाई, व्यक्तिगत व्यय कितना है, व्यक्तिगत हमारी इनकम कितनी हो रही है, एक उपभोक्ता डिमांड कितना कर रहा है, एक उत्पादक कितना उत्पादन कर रहा है, इन सब का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जहां पर हमने
इसकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समूह का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समष्टि शब्द है ये हमारे मैक्रो से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है व्यापक या बड़ा। जब हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन करेंगे तो हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था आ जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय निर्माण मीन्स की राष्ट्रीय निवेश, या फिर बेरोजगारी है, जो मुद्रा है, जो महंगाई है, ये सब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र में कहा जाता है, इसको अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर यदि हम एक स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं, ओनली फॉर एक स्कूल का अध्ययन, तो पूरी स्कूल का अध्ययन करना हमारा समष्टि कहलाएगा। और उस स्कूल के अंदर किसी एक क्लास का अध्ययन करना है तो वो हमारा व्यष्टि कहलाएगा। यदि हम पूरे विश्व की बात करें और एक भारत देश की बात करें तो विश्व के अकॉर्डिंग जब भारत देश का अध्ययन करेंगे तो हमारा वो व्यष्टि कहलाएगा, और पूरी विश्व का अध्ययन करना हमारा समष्टि कहलाएगा। अगर हम एक भारत देश और उसके राज्य की बात करें, भारत देश और उसके एक राज्य की बात करें राजस्थान, तो राजस्थान का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि कहलाएगा और हमारे भारत देश का अध्ययन करना हमारा समष्टि कहलाएगा। ये व्यष्टि और समष्टि हमारे डिपेंड करेगा कि हम उसका अध्ययन किस स्तर पर कर रहे हैं, उसका लेवल हम क्या ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारा व्यष्टि और समष्टि पर। अगर आप इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है तो मान के चलना गाइड के आपके 15-20 क्वेश्चन कंप्लीट आपको आ जाएंगे। बस करना है कि आपको इसकी जो मैंने आपको अर्थ बताया उसको ढंग से समझना है। एग्जाम्पल इसको तोड़ के मोड़ के कैसे घुमा के पूछिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ध्यान रखना है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करना व्यष्टि कहलाएगा, समूह का अध्ययन करेंगे हमारा समष्टि कहलाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 100% चांस है। वैसे तो मैं 9 क्वेश्चन बताए, इससे बाहर जाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, बेफिक्र हो। फिर भी इसके अंतर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इन दोनों का जो मैंने अर्थ समझाया है वो आ गया है तो आप इसके अंतर बना सकते हो। बहुत सिंपल है। फर्स्ट अंतर लिख देंगे, यहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम समूह का अध्ययन करते हैं। 2 नंबर, इसका अध्ययन करना बहुत आसान है, इसका अध्ययन करना कठिन होता है। 3 नंबर, इसके अंदर व्यक्तिगत डिमांड है, व्यक्तिगत सप्लाई है, व्यक्तिगत हम इसका निवेश है, या फिर समग्र मांग को नहीं लेंगे, मांग पूर्ति है, इसका अध्ययन करते हैं, जो कि समष्टि के अंदर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय निवेश है, राष्ट्रीय हमारी बचत है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति है, इनको हम शामिल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसका संबंध हमारी कीमत से है जबकि इसका संबंध हमारे आय विश्लेषण से है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 6 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी हमें इसमें पूछा गया है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, न कि सरकार का। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसकी आप 2 विशेषता बता देना। तो विशेषता परिभाषा से निकल के आती है, लिख देंगे फर्स्ट नंबर की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के संसाधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है। सेकंड नंबर, इसमें अधिकतम लाभ कमाना का उद्देश्य रहता है। ये 2-3 विशेषता इसको आप लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1929 की महामंदी पर टिप्पणी। अगर बाई चांस ये डायरेक्ट क्वेश्चन न बने तो इसकी जो थ्योरी है, जो टिप्पणी आप याद करोगे उसमें से छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो मेरी राय है इस पर टिप्पणी याद करो। बड़ा क्वेश्चन आए तो हम टिप्पणी पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन आए तो उसके अंदर जो थ्योरिकल मैटर है कि कब हुआ था,
महामंदी कहाँ आई थी, इसके क्या प्रभाव पड़े थे, मंदी कितनी चली गई थी, सन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कौन सा देश पर इफेक्ट पड़ा था, महंगाई क्या हुई, ये पूरी बात इस टिप्पणी के अंदर आपको लिखना है जो आपके बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा अंतिम है। समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? मैंने यहाँ पर हिंट दे रखा है, 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? परिवार क्षेत्र आ जाएगा, सेकंड नंबर फर्म क्षेत्र आ जाएगा, थर्ड नंबर सरकार आ जाएगा, फोर्थ नंबर हमारे बाह्य क्षेत्र आ जाएगा। इन चारों क्षेत्रों को आपको क्लियर याद करना है। बड़ा क्वेश्चन आए तो चारों क्षेत्र पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो चारों क्षेत्र में से एक क्षेत्र आपको डिटेल से पूछा जा सकता है। अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछे तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके क्षेत्र के अंदर जो आपको थ्योरिकल मैटर में दे रखा है वो अच्छे से लर्न करना है। तो कहने की बात यह, यदि आप इन 9 क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से प्रत्येक लाइन को लर्न कर लेते हो तो मैं कहता हूं आपको गाइड के 85 या 84 क्वेश्चन लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 9 क्वेश्चन पूरे लेसन का सार हो जाएगा। गारंटी है कि इसमें से 12 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हमने इन 9 क्वेश्चन के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र की बुक का फर्स्ट लेसन को क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आने वाली वीडियोज के अंदर हम सेकेंड नंबर लेसन है, थर्ड नंबर लेसन है, फोर्थ नंबर लेसन है, इनके जितने भी महत्वपूर्ण, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।